हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। 2022 सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। एंड लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टेक ओवर। बच्चों, एक क्लास इसके ऑलरेडी हम लोगों ने कंडक्ट कर ली जिसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया कि टेक ओवर क्या होता है, टेक ओवर कौन से कानून, कौन से लॉ के अंदर गवर्न किया जाता है, टेक ओवर के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, एंड उसके अलावा कितने काइंड्स का टेक ओवर होता है। ये हम लोगों ने बच्चों अपनी लास्ट क्लास में एग्जांपल्स के साथ में एक एक चीज समझ ली। आज की क्लास में अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों, अभी तक जो हमने एक क्लास पढ़ी है, इससे पहले वाली क्लास, वो इंट्रोडक्शन थी टेक ओवर का। मेन मुद्दा इस चैप्टर का अब इस क्लास से स्टार्ट होता है। यहां से मेन एक्चुअल रूल्स रेगुलेशंस स्टार्ट होंगे टेक ओवर कोड के अंदर। तो देखना स्टार्ट करें बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि जब भी कभी टेक ओवर होता है तो उसके लिए ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है। अब वो क्यों लाना पड़ता है, कब लेकर आना पड़ता है, ओपन ऑफर कौन लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बच्चों, ये सभी चीजें हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को इसे पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात बता दूं। देखिए बच्चों, आप लोगों का जो सीएमए फाइनल का मॉड्यूल है, सीएमए फाइनल का जो मॉड्यूल है, जो स्टडी मटेरियल सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, उसके अंदर जो ये चैप्टर दिया हुआ है वो बहुत ही बेकार तरीके से दिया है। बेकार तरीके से देने का मतलब बच्चों, टेक ओवर चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसको सही से पढ़ने के लिए कम से कम बच्चों, कम से कम मिनिमम 1 महीना लगता ही लगता है। सिर्फ अकेले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन बच्चों, आप लोगों के मॉड्यूल के अंदर ये जो टेक ओवर चैप्टर है वो इतना ज्यादा छोटा दिया हुआ है। और छोटे मतलब छोटा भी नहीं, उसके अलावा क्या है, टेक ओवर चैप्टर के अंदर बच्चों एक कहानी बनती है कि पहले आपको क्या पढ़ना है, देन क्या पढ़ना है। अगर आप टेक ओवर चैप्टर को कहानी की तरह नहीं पढ़ोगे और एज इट इज पढ़ने लग जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कहां से उठ के आ गया। आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आपको ये पता नहीं लग पाएगा आखिर मैं कब कौन सी चीज कहां से पढ़ रहा हूं। सबसे मेन जरूरी चीज होती है टेक ओवर चैप्टर को पढ़ने के लिए कि बहुत इजी बन जाएगा टेक ओवर चैप्टर, बहुत इजी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर आपको पता होना चाहिए मुझे पहले कौन सी रेगुलेशन पढ़नी है, फिर मुझे कौन सी रेगुलेशन पढ़नी है। जैसे सबसे पहले रेगुलेशन 3 पढ़नी होती है, देन 4 पढ़नी होती है, देन 12, 13, 14, 15, 16, देन 6, ऐसे करके बच्चों एक कहानी होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है। पर स्टूडेंट्स, आपका जो सीएमए फाइनल का स्टडी मटेरियल है, जो सीएमए फाइनल का मॉड्यूल है, उसके अंदर कोई स्टोरी नहीं दी है, कहीं से भी कोई पॉइंट उठाकर दे दिया है। और एक्चुअली में ऐसा कर दिया है उन्होंने कि अगर कोई पॉइंट आपको पढ़ना है ना, वो समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसके लिए आपको 5-6 और पॉइंट्स नहीं पढ़ाए जाएं। अब वो आपके स्टडी मटेरियल में तो दिया हुआ नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में तो एक छोटा सा पॉइंट दे दिया। उसको समझने के लिए पहले बहुत सारी कहानी आपको समझानी पड़ेगी। अब टेंशन ना लें, हम लोग जो टेक ओवर चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका जो स्टडी मटेरियल है सीएमए मॉड्यूल का, वो तो पूरा का पूरा कवर होगा इसके अंदर। उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हमको पढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह ये है बच्चों, अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को आपके स्टडी मॉड्यूल का पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर कब कौन सी बात कर रहे हो आप। जरूरी है उसके लिए मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पढ़ाने पड़ेंगे जो कि आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, सीएमए फाइनल के मॉड्यूल में नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं कहानी बनाकर और बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपका इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो जाएगा। और उसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो भी पूरे कवर अप हो जाएंगे और एग्जाम के लिए आप 100% तरीके से
तैयार हो जाओगे। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल को पढ़ोगे तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। अब देखिए बच्चों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में टेक ओवर क्या होता है मैंने समझा दिया, कितने टाइप के टेक ओवर होते हैं मैंने समझा दिया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जब भी कभी भी एक्वायरर प्लस पीएससी, बच्चों इस चैप्टर के अंदर जब भी मैं एक्वायरर शब्द बोलूंगा उसका मतलब है मैं एक्वायरर और पीएससी दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं। बार बार एक्वायरर प्लस पीएससी नहीं बोला जाता, बहुत लंबा हो जाता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे टेक ओवर कोड के अंदर जब भी एक्वायरर शब्द सुनोगे उसका मतलब है एक्वायरर और पीएससी दोनों के बारे में बातचीत हो रही है, दोनों की शेयर होल्डिंग को इंक्लूड करके बात करी जा रही है। बच्चों अब मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि एक्वायरर, अगर किसी भी कंपनी के अंदर एक्वायरर प्लस पीएससी की शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, अगर किसी भी कंपनी के अंदर एक्वायरर प्लस पीएससी की शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, तो जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, उन शेयर्स को परचेज करने के लिए उस एक्वायरर एंड पीएससी को मार्केट में ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को, बहुत ही इजी है, बड़े मजे से आपको समझ में आएगा, समझिएगा। एक बार कैटरीना कैफ मेरे पास में आई और आकर बोला मोहित सर, मेरे पास में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी जो कि शाहरुख खान की कंपनी है, मेरे पास में उसके 20% शेयर्स हैं, मतलब मैंने उस कंपनी के 20% शेयर्स परचेज किए हुए, कैटरीना कैफ और उनके पीएससीज ने मिलकर। मैंने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैटरीना जी, अच्छी बात है। उन्होंने बोला कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने बोला मोहित सर, मैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के 2% शेयर्स और परचेज कर रही हूं, तो अब हमारे शेयर्स 22% हो जाएंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है कैटरीना जी, कर लीजिए। थोड़ा और टाइम निकला, कैटरीना जी ने बोला कि मोहित सर, मैं 2% शेयर्स और परचेज कर रही हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने 22% ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, आप 2% और परचेज कर रही हैं, टोटल आपकी शेयर होल्डिंग 24% हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैटरीना जी, कर लीजिए। बोली ठीक है। थोड़ा और टाइम गुजरा, कैटरीना जी बोली कि मोहित सर, अब मैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के 2% शेयर्स और परचेज करना चाहती हूं। मैंने कहा कैटरीना जी अब समस्या आ गई, अभी तक आपकी शेयर होल्डिंग, अभी तक आपकी और आपके पीएससी की शेयर होल्डिंग रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर 24% थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप 2% शेयर्स और परचेज करना चाहती हो। अगर आप ये 2% शेयर्स परचेज कर लोगी तो आपकी एक्वायरर कौन है, कैटरीना जी एक्वायरर है, प्लस उनके जो पीएससी है, आप लोगों की टोटल शेयर होल्डिंग एक कंपनी मतलब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो जाएगी। अभी तक तो 24 है, पर अगर आपने ये 2% शेयर्स और परचेज कर लिए तो आपकी शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, मतलब 26% हो रही है अब आपकी शेयर होल्डिंग। और हमारा लॉ बोलता है, हमारा रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 बोलता है, टेक ओवर कोड 2011 का रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन मतलब एक्वायरर अपने पीएससी के साथ में मिलकर, एक्वायरर अगर अपने पीएससी के साथ में मिलकर किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, परचेज कर रहा है,
और उनके शेयर्स को परचेज करने की वजह से उनकी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो रही है, तो जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, उन शेयर्स को आप चुपचाप परचेज नहीं कर सकती। उन शेयर्स को परचेज करने के लिए आपको पब्लिक में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। कैटरीना कैफ मेरे से ये बोली, बोला मोहित सर आप ये बोल रहे हो कि मेरी शेयर होल्डिंग अभी तक कंपनी के अंदर 25% से कम है। मैंने कहा जी। बोला अब मैं 2% शेयर्स और परचेज करना चाहती हूं, जिसकी वजह से शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। और बोला अगर किसी की शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा होती है तो फिर उसके लिए उसे पब्लिक में वो उन शेयर्स को आराम से परचेज नहीं कर सकता। मतलब मैं ये 2% शेयर्स जिनको परचेज करने के बाद में मेरी शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो जाएगी, उन शेयर्स को मैं ऐसे परचेज नहीं कर सकती। उन शेयर्स को परचेज करने के लिए पब्लिक में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक में ऑफर लेकर आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल यही बात बोल रहा हूं मैं। बोली क्यों करना पड़ेगा अनाउंसमेंट? मैंने कहा समझिए, देखिए बड़ी सिंपल सी बात यह है कैटरीना जी, सपोज कीजिए कि कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे, पब्लिक ने उसके शेयर्स परचेज किए थे। ठीक है, क्यों किए थे? शायद ये सोचकर किए होंगे कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर तो शाहरुख खान के डिसीजंस चलते हैं, शाहरुख खान की कंपनी, यही सोचकर उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे। उन्हें शाहरुख खान पे भरोसा था, है अभी भी। लेकिन क्योंकि अब आपकी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर अगर 25% या उससे ज्यादा हो जाएगी तो आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आ जाओगे, आप कंपनी के अंदर डिसीजन लेने लग जाओगे, आपका भी कंपनी के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। आप सोचिए ना, आप एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने वाली हो, आपके अब उस कंपनी में डिसीजंस चलने वाले हैं, आपका अब सब्सटेंशियल एक्विजिशन होने वाला है, आपकी शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा होने वाली है, आप भी एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह माने जाओगे, आपके डिसीजंस कंपनी में माने जाएंगे। ये बात आपको पब्लिक को बतानी पड़ेगी, आपको पब्लिक को बोलना होगा कि मेरी शेयर होल्डिंग रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर अभी तक 24% है, मैं अब और शेयर्स परचेज करना चाहती हूं, उन शेयर्स को परचेज करने की वजह से मेरी शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो जाएगी और उस वजह से मेरे अब इस कंपनी के अंदर डिसीजंस चलने लग जाएंगे। पहले तो इस बात का पब्लिक में अनाउंसमेंट करो, न्यूज़पेपरों में छापो इस बात को, उसके बाद में आप पब्लिक को ऑफर दो। पब्लिक कौन सी पब्लिक? जिन जो शेयर होल्डर्स है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के जो शेयर होल्डर्स है उनसे बोलो कि आप लोगों ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप उन शेयर्स को मुझे बेच दो ताकि मेरी शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो जाए और मैं कंपनी में डिसीजन। तो जब भी कभी भी किसी भी पर्सन, मतलब कैटरीना कैफ, एक्वायरर और उनके पीएससी के साथ में मिलकर शेयर होल्डिंग अगर टारगेट कंपनी के अंदर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर 25 या उससे ज्यादा हो रही है, तो जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो रही है, उनके लिए उस एक्वायरर और पीएससी को पहले पब्लिक में अनाउंसमेंट लेकर आना है और वो शेयर्स को परचेज करने के लिए पब्लिक के पास में ऑफर लाना है। मतलब जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में ये ऑफर लेकर जाएंगी, वो बोलेंगी कि आप रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के शेयर्स मुझे बेच दो, मैं आपको पैसे देती हूँ, ज्यादा पैसे देती हूँ। अब अगर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स चाहते होंगे कि आपकी शेयर होल्डिंग उसके कंपनी के ऊपर 25 या उससे ज्यादा हो जाए, आपका कंपनी पे टेक ओवर हो जाए, वो आपको अपने शेयर्स बेच देंगे, अदरवाइज नहीं बेचेंगे। तो बच्चों
एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी भी टेक ओवर होता है, टेक ओवर कब होता है, मैंने क्या बोला, कब हो जाता है टेक ओवर? टेक ओवर हो जाता है जब किसी की शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो जाए, उसको हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स बोलते हैं। लास्ट क्लास में पूरा समझाया था मैंने आपको। इस वाली क्लास से पहले एक बार वो वाली क्लास पढ़ना आपको जरूरी है। तो मैंने आपको ये बोला था कि टेक ओवर कब माना जाता है, जब किसी की शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो जाए। और अब बात ये आती है कि ओपन ऑफर कब लाना पड़ता है, टेक ओवर के अंदर ओपन ऑफर लाना कब पड़ता है। तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि कब कब टेक ओवर के अंदर ऑफर, ओपन ऑफर लाना पड़ता है। उसमें से पहली मैं बता रहा हूं रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर किसी भी एक्वायरर प्लस पीएससी की शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो रही है, तो जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, उनको परचेज करने के लिए, उन शेयर्स को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है? पहले पब्लिक में अनाउंसमेंट करना है और ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर वो शेयर्स परचेज कर सकते हैं, तभी जाकर शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो जाएगी। कैटरीना कैफ बोली कि मोहित सर मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ, मेरी शेयर होल्डिंग अभी 24% है, मैं अब 2% और खरीदना चाहती, लेकिन ये वाले 2% खरीदने से मेरी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25 या उससे ज्यादा हो रही है, मैं इसे नॉर्मली नहीं खरीद सकती, इसके लिए मुझे ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा, पब्लिक में अनाउंसमेंट लाना पड़ेगा। समझ गई? ये मैं जो ओपन ऑफर लेकर आऊंगी, ये सिर्फ इन 2% शेयर्स के लिए लेकर आऊंगी कि मुझे 2% शेयर्स बेच दो। ये ओपन ऑफर लेकर आना है, ये समझ गई मैं। क्यों लाना है? क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो रही है, अब कंपनी में मेरे डिसीजंस चलेंगे, तो पब्लिक डिसीजन लेगी कि मेरे डिसीजन चले कि नहीं चले कंपनी में। अगर पब्लिक शेयर्स बेच देगी तो मेरी शेयर होल्डिंग वहां पे 25 या उससे ज्यादा हो जाएगी, मैं डिसीजन लूं। और अगर पब्लिक शेयर्स नहीं बेचेगी तो मैटर खत्म। मैं ये जो ओपन ऑफर लेकर आऊं, ये कितने शेयर्स का ओपन ऑफर लाना पड़ेगा मुझे, मैं पब्लिक को कितने शेयर्स खरीदने बेचने के लिए बोलूं, मतलब पब्लिक से मुझे कितने शेयर्स खरीदने, ओपन ऑफर मुझे कितने शेयर्स का लेकर आना है, सिर्फ इन 2% का जो मैं खरीदना चाहती हूं नहीं, आपको ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा 26% शेयर्स का। आपकी 24 तो ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी कुछ शेयर होल्डिंग तो है, आप थोड़े से शेयर्स खरीदना चाहती हो, थोड़े से शेयर्स खरीदना चाहती हो आप, 2%, 1%, थोड़े से शेयर्स खरीदना चाहती हो आप, लेकिन क्योंकि उन शेयर्स को खरीदने की वजह से आपका टेक ओवर हो रहा है, आप टेक ओवर कर रही हो उस कंपनी में, आपके डिसीजन चलेंगे, इसलिए आपको पब्लिक अनाउंसमेंट लाना है, पहले पब्लिक में अनाउंस करना है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मेरे शेयर्स परचेज करने की वजह से डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी मेरे पास, अब मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, लाओ मुझे शेयर्स बेच दो। वो जो ऑफर आएगा वो टारगेट कंपनी के 26% शेयर्स के लिए आएगा, सिर्फ उन 2% के लिए नहीं आएगा जो आप खरीदना चाहते हो, 26% के लिए आएगा। कैटरीना कैफ बोली, बच्चों ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये सभी बातें आपके मॉड्यूल में ऐसे कहानी वाइज नहीं लिखी हैं जैसे मैं समझा रहा हूं, पर आप, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वो से पढ़ो, मजा आएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कैटरीना कैफ बोली, मुझे एक बात समझ में आ गई, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 ये बोलता है, जब भी कोई एक्वायरर पीएससी के साथ में मिलकर किसी टारगेट कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, और अगर उन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए उसे पब्लिक में अनाउंसमेंट लेकर आना है और ओपन ऑफर लेकर आना है, तभी जाकर उसकी शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं परचेज कर सकता। जब वो ओपन ऑफर लेकर आएगा तो टारगेट कंपनी के एडिशनल 26% शेयर्स के लिए ऑफर लेकर आएगा, ना कि जितने वो खरीदना चाहता है उतने के लिए नहीं, 26% के लिए वो ओपन ऑफर लेकर आएगा। मैं ये चीज समझ गई, लॉजिक क्या है आखिर इन 26% शेयर्स का ऑफर लाने का, लॉजिक है क्या कोई? लॉजिक तो है, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ, सीएमए के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, लेकिन लॉजिक है। लॉजिक क्या है मैं समझाता हूं आपको। बच्चों क्या होता है, सोचो,
कैटरीना कैफ ने पब्लिक से बोला कि आप अपने शेयर्स, जो आपने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के शेयर्स आपके पास में आपने खरीदे हुए, आप अपने शेयर्स मुझे बेच दो। सोचो सोचो एक बार को कि पब्लिक ने अपने शेयर्स कैटरीना को बेच दिए, कैटरीना ने वो शेयर्स अपने नाम पे भी कर लिए, लेकिन अगर पब्लिक को पेमेंट नहीं किया तो पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कैटरीना कैफ को ना, मतलब एक्वायरर को, एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसे एस्क्रो अकाउंट बोलते। एस्क्रो शब्द का मतलब होता है विद कंडीशंस, मतलब जो टेम्पररी अकाउंट है। ये नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है, ये बैंक अकाउंट सिर्फ इस टेक ओवर के ऑफर के लिए खोला जा रहा है। जब ये ऑफर आ रहा है तब खोला जा रहा है ये बैंक अकाउंट, और जब तक ये ऑफर रहेगा तब तक के लिए ये अकाउंट ओपन रहेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। एस्क्रो अकाउंट कंडीशनल अकाउंट है, कंडीशन की टेक ओवर के ऑफर के लिए खोला जाएगा। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि जो पैसा बनता है ना, जो पैसा बनता है उसका कुछ परसेंटेज इस एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है सिक्योरिटी के तौर पर, कि कल को अगर एक्वायरर ने पब्लिक से शेयर्स ले लिए लेकिन पब्लिक को पैसा नहीं दिया, तो इस वाले बैंक अकाउंट से पैसा फोरफिट कर लेंगे। पैसा एक्वायरर ने जमा कराया, पैसा फोरफिट कर लेंगे और उस पैसे को पब्लिक में बांट देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? इसलिए एक अकाउंट ओपन होता है, पढ़ेंगे हम एस्क्रो, और उसमें पहले से पैसा डिपॉजिट करवा लेते हैं एक्वायरर से। अब सोचो, एक्वायरर को खरीदना तो सिर्फ 2% था और पूरा का पूरा पैसा एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कुछ परसेंटेज हो रहा है, टोटल कंसीडरेशन का कुछ परसेंटेज डिपॉजिट हो रहा है। इसीलिए क्या किया कि ओपन ऑफर 26% का लेकर आए, ताकि जब उसका कुछ परसेंटेज कंसीडरेशन के तौर पे एस्क्रो अकाउंट में जाएगा तो वो पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा जो एक्चुअली में ये एक्वायरर खरीदना चाहता है। अगर सिर्फ 2% ऑफर आता, और सोचो कैटरीना कैफ बोलती कि मैं तो सिर्फ 2% शेयर्स का, मतलब सपोज करो कि 2000 शेयर्स खरीदूंगी, एक शेयर 10 रुपए का, तो सिर्फ 20,000 अमाउंट बनता। अगर उसका 10% भी, या सोचो उसका अगर 10% भी एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करते तो सिर्फ 2000 रुपया ही डिपॉजिट होता। इसलिए बच्चों एक ज्यादा अमाउंट लेकर आया जा, तो फिर तो पब्लिक क्या बोलती कि यार 20,000 रुपए के शेयर से एस्क्रो अकाउंट में से 2000 रुपए जमाए, हम इसको फॉरबिट भी करेंगे तो भी हमारे क्या फायदा। इसलिए 26% का ऑफर लेकर आया जा। तो दोबारा से बोलता हूं बच्चों, अगर कभी भी आपसे कोई ये बोले कि यार टेक ओवर के अंदर ओपन ऑफर क्यों, कब लाया जाता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है कि एक्वायरर प्लस पीएससी को ओपन ऑफर लाना पड़ता है, उसमें से एक कंडीशन पढ़ी है आपने। पहली कंडीशन कि जब एक्वायरर की शेयर होल्डिंग पीएससी के साथ में मिलके एक्वायरर की शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी के अंदर 25 या उससे ज्यादा हो रही है, उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट लाना है, ओपन ऑफर लाना है। ओपन ऑफर टारगेट कंपनी के 26% शेयर्स के लिए लेकर आना है। ये पहली कंडीशन है जहां पर ओपन ऑफर लाना पड़ता है। ओपन ऑफर लाने के लिए एक और कंडीशन होती है बच्चों, एक और ऐसी कंडीशन है जहां पर एक्वायरर को ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। ये तो हमने पहले से पढ़ ली, एक कंडीशन तो हमने पढ़ ली। एक और ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक्वायरर को ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है। वो कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना। अगर एक्वायरर की शेयर होल्डिंग ऑलरेडी कंपनी के अंदर 25 या उससे ज्यादा है, अगर एक्वायरर की शेयर होल्डिंग ऑलरेडी कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा है, लेकिन अब वो एक्वायरर पीएससी के साथ, मैंने बोला ना जहां मैं एक्वायरर बोलूंगा चैप्टर में पीएससी की शेयर होल्डिंग साथ में लेना, एक्वायरर पीएससी दोनों की शेयर,
एक्वायरर की ऑलरेडी शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा है, ऑलरेडी है, ओपन ऑफर ला भी चुका है एक बार, ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा उसकी शेयर होल्डिंग है। अब वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम कंपनी के 5% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद रहा है, तो उसको ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। समझिए, एग्जांपल से समझा। ये है नाना पाटेकर साहब, इनकी शेयर होल्डिंग वेलकम लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑलरेडी 30% है, मतलब 25 और मोर ऑलरेडी है। अब एक और ये हम मान के चल रहे हैं 31 मार्च 2023 तक इनकी ऑलरेडी शेयर होल्डिंग वेलकम के अंदर 30% है, मतलब ये एक बार ओपन ऑफर ला भी चुके। अब ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, आप कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर उठा लो, सपोज करो इन्होंने 21 अप्रैल 2023 को 2% और शेयर्स परचेज किए वेलकम कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अब इन्होंने 15 अक्टूबर 2023 को 2% और परचेज किए वेलकम के, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, क्योंकि अभी तक एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 4% शेयर्स परचेज किए। अब इन्होंने 5 जनवरी 2024 को, एक फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है बच्चों? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, खत्म होता है मार्च में। तो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2023 को, खत्म होगा 31 मार्च 2024। सही बात है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन्होंने अप्रैल में 2% शेयर्स खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 15 अक्टूबर को 2% शेयर्स और खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 4 खरीदे, 4% खरीदे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन भैया अब 5 जनवरी 2024 को ये 1% शेयर्स और खरीदना चाहते हैं, तो अब इनकी शेयर होल्डिंग एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5% या उससे ज्यादा हो रही है। 5% हो रही है, मैं बोल रहा हूं इधर अगर ये 5% से ज्यादा हो रही होती तो ऑलरेडी इनकी शेयर होल्डिंग एक कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा है। अब ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसी सेम कंपनी के 5% या उससे ज्यादा और शेयर्स खरीद रहे हैं, उसके लिए इनको ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को अभी तक जो बात समझ में आई वो मैं आपको एक बार रिवाइज करके बोल देता हूं। अगर सर आज के बाद मेरे से किसी ने ये पूछा कि टेक ओवर कोड के अंदर ओपन ऑफर कब लाना पड़ता है, मैं उसको क्लियरली बोल दूंगा सर कि टेक ओवर कोड के अंदर एक तो ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है। मैं सर उसको ये बात क्लियरली बोल दूंगा कि टेक ओवर कोड के अंदर ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है। एक तो जब एक्वायरर की शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो रही है, और दूसरा मैं बोल दूंगा एक तब लेकर आना पड़ता है जब एक्वायरर की शेयर होल्डिंग ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा है। अब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5% या उससे ज्यादा हो रही है, तो इस केस में मतलब अगर 25 या उससे ज्यादा ले रही है तो लेकर आना पड़ेगा, और ऑलरेडी 25 या उससे ज्यादा है, अब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5% या उससे ज्यादा हो रही है तो भी लेकर आना पड़ेगा। जो सर ये बात थी कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर सॉरी, जो पहले ये बात थी कि एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो जाएगी तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, ये रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में लिखी हुई है। आपके सीएमए के स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल के अंदर ये रेगुलेशंस नहीं दी हुई हैं, कोई कोई दी है कोई कोई नहीं दी है, पर मैं आपको पूरी समझा रहा हूं कि सर एक तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, मतलब अगर शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, एक तो तब लाना पड़ेगा ओपन ऑफर, और सर एक रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, मतलब कि ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा है शेयर होल्डिंग, अब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में
5% या उससे ज्यादा हो रही है तो भी ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, दोनों ही केसेस में ओपन ऑफर आएगा 26%, दोनों ही केसेस में ओपन ऑफर आएगा कम से कम 26%। क्लियर है ये चीज? याद है? स्टूडेंट बोलता है सर मैं एकदम आपकी बात समझ गया, लेकिन सर मेरे को अब एक डाउट आ गया। मैंने कहा बोलो। बोले सर एक्वायरर की शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो सकती है। मैंने कहा हाँ हो सकती है। सर कितनी ज्यादा तक हो सकती है? मैंने कहा मैक्सिमम 75% हो सकती है, मैक्सिमम 75 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि ये लॉ है, ये कानून है कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम से कम 25% तो होनी चाहिए। इसका मतलब जो नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम 75% हो सकती है। अगर एक्वायरर किसी कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहता है, खरीद सकता है। कितने ज्यादा? मैक्सिमम अप टू 75%, 75%। उस कंपनी के 75% से ज्यादा शेयर्स वो नहीं परचेज कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर पब्लिक कंपनी के 25 कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक के पास। पब्लिक को आपने शेयर्स दे नहीं रखे और बोल रहे हो उसको पब्लिक कंपनी, फिर कैसी पब्लिक कंपनी? हर पब्लिक कंपनी के कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 25% शेयर्स पब्लिक के पास होनी चाहिए। समझ गए सर? आपने बोला जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एक कंपनी के अंदर वो 25% होती है। तो इस 75% को हम क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से सुन लो, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम परमिशिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। अगर कोई ये पूछे कि मैक्सिमम एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है? 75, क्योंकि कम से कम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 होना जरूरी है। तो नॉन पब्लिक कितनी हो सकती है? 75। इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम परमिशेबल, मतलब इतनी परमिट है कि नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग 75 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दोबारा से बोलता हूं, अगर कल को आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों इतनी डिटेल में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आपके सीएमई के मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही गंदी तरीके से दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ रहा होगा ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। अगर कोई एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा उसकी शेयर होल्डिंग हो रही है, उसे पब्लिक अनाउंसमेंट करके ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन 5% शेयर्स एक्वायर कर रहा है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट करके ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 25% या उससे ज्यादा, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं। दोनों ही केसेस के अंदर ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है, दोनों ही केसेस के अंदर 26% का ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है। एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो सकती है, मैक्सिमम 75 तक हो सकती है, इससे कम हो सकती है, 75 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैक्सिमम परमिशेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है। आप पब्लिक में नहीं रह गए। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर 25 या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए, अब आप पब्लिक नहीं हो, अब आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आ गए हो, आप उस कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर ग्रुप के अंदर आ गए हो, अब आपको पब्लिक नहीं माना जाता है। आप किसी कंपनी के अगर 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हो, आप पब्लिक नहीं रहते हो, आप नॉर्मल पब्लिक नहीं हो जो 0.1% शेयर्स खरीद के बैठी है।
आपने किसी कंपनी के 25 या उससे ज्यादा शेयर परचेज किए, अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आ गए हो, आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठने लग गए हो, आपके डिसीजन चलने लग गए हैं, आप प्रमोटर बन गए हो उस कंपनी के, आप पब्लिक नहीं हो। आपकी शेयर होल्डिंग नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग में काउंट करी जाएगी। आपकी शेयर होल्डिंग मैक्सिमम एक कंपनी के अंदर 75 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हर पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम से कम 25 होना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सब समझ में आ गया सर, इस इतना जो आपने पार्ट हमको पढ़ाया, इतना जो आपने हमको अभी तक पार्ट पढ़ाया, इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, ध्यान से सुनिए। एक तो इनसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओपन ऑफर कब लेकर आना पड़ता है एक्वायरर को, कौन कौन सी कंडीशन है। एक तो ऐसे बन सकता है आपका क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है डायरेक्टली आ जाए रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है। लेकिन सर सीएमए के मॉड्यूल में रेगुलेशंस तो लिखी हुई नहीं है, स्टडी मटेरियल में तो लिखी नहीं है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है। या बोल दे कि वो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 क्या है ये समझा, या फिर वो ये बोल दे कि मैक्सिमम परमिशेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग का मीनिंग समझा दो, बता देना 75। क्लियर है? या फिर वो आपको केस स्टडी दे दे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करके बताया कि कैटरीना की इतनी शेयर होल्डिंग है, अब वो इतना और परचेज करना चाहती है और वो नॉर्मली परचेज करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? तो आपको बताना पड़ेगा नहीं जी ऐसा नहीं कर सकती। या फिर बच्चों क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, बड़े ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज ट्रिगर पॉइंट। क्वेश्चन इस तरीके से और आ सकता है व्हाट इज ट्रिगर पॉइंट। बाकी सब तो मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एक चीज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप सीएमए के मॉड्यूल्स से पढ़ रहे हो ना, ये सब चीजें आपको नहीं दी हुई है वहां, बस उन्होंने ये 2 लाइनें वहां पर दे दी हैं और ये 2 लाइनें वहां पर दे दी हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, या तो वो डायरेक्टली पूछ ले ओपन ऑफर कब लेकर आ सकते, या वो बोले रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्या है, तो आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि मॉड्यूल में तो दी नहीं है। इसलिए ये वाली रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 25 है उससे ज्यादा, या पूछे रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, तो वो है जिसमें ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5 या उससे ज्यादा परचेज कर। या फिर वो पूछे मैक्सिमम परमिशेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होती है, तो वो 75% होती है, क्योंकि मिनिमम पब्लिक के पास में 25 तो होनी चाहिए शेयर होल्डिंग कंपनी की। या फिर वो आपसे पूछे ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। सोचो बच्चों ट्रिगर पॉइंट क्या होगा। बंदूक देखी है बच्चों आपने, पिस्टल, उसका ट्रिगर का पॉइंट होता है ना, ऐसे ट्रिगर, ये ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर, जैसे ट्रिगर दबाया तो गोली चल जाती है, ट्रिगर दबाया गोली चल जाती है। तो ओपन ऑफर की गोली कब चल रही है? ट्रिगर पॉइंट पता है क्या होता है? टेक ओवर कोड के अंदर ट्रिगर पॉइंट का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पर एक्वायरर प्लस पीएससी को ओपन ऑफर लाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाता है ओपन ऑफर लाना, उसे बोलते हैं ट्रिगर, कि अब तो ट्रिगर दबाना पड़ेगा ओपन ऑफर का, अब तो ओपन ऑफर लाना ही पड़ेगा, अब तो गोली चलानी पड़ेगी, अब तो ट्रिगर पॉइंट दबाना पड़ेगा। तो टेक ओवर कोड के अंदर ट्रिगर पॉइंट का मतलब होता है, इस वर्ड्स, इन वर्ड्स का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पर एक्वायरर प्लस पीएससी को ओपन ऑफर लेकर आना ही पड़ता है। तो इसका मतलब आप, और वो कब लाना पड़ता है, या तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 या रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, है ना। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये लिख कर दिया है। आपके पास में जो बुक है उसके अंदर, अपनी जो हमारी बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है सब, कि ट्रिगर पॉइंट का मतलब होता है
जहां पर एक्वायरर प्लस पीएससी को पब्लिक ऑफर मतलब ओपन ऑफर लेकर आना पड़ता है, जबरदस्ती, ये जरूरी हो जाता है, उसे गोली दबानी पड़ेगी, उसे ट्रिगर पॉइंट हो गया, वो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। ये कब हो जाता है? रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 या रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 जो हमने पढ़ा। क्लियर? तो बच्चों अभी तक मैंने आपको एक रेगुलेशन पढ़ाया, रेगुलेशन 3, जिसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है वो भी मैंने आपको समझाया। हमने 2 केस स्टडीज भी, ये प्रैक्टिकल करके भी देखा है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। एक चीज और समझिएगा, एक रेगुलेशन 4 भी होता है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं दी हुई है, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसको, क्योंकि अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ओपन ऑफर कब कब लेकर आना होता है, तो उसके आंसर क्या लिखोगे? मैंने क्या बताया सर? एक तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, मतलब जब शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है। सर एक रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, मतलब ऑलरेडी शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा है, अब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर रहे हैं। और सर एक रेगुलेशन 4, उसके अंदर क्या करना पड़ता है? पब्लिक अनाउंसमेंट करना। रेगुलेशन 4 में क्या लिखा है? रेगुलेशन 4 के अंदर ये लिखा है कि अगर एक्वायरर जानबूझ के मार्केट से शेयर्स परचेज करके अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, जैसे रेगुलेशन 3 के अंदर किया, तो उसे ओपन ऑफर लाना पड़ता है। उसके अलावा अगर किसी और दूसरी तरीके से एक्वायरर की शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो जाती है, तो भी उसको पब्लिक अनाउंसमेंट लाना पड़ता है, तो भी उसको पब्लिक अनाउंसमेंट लाना पड़ता है। सर वो कैसे हो सकती है? सपोज करो, मैं समझा देता हूं कैसे हो सकती है। सपोज करो नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग एक कंपनी के अंदर 23% है। अब वो अपनी शेयर होल्डिंग परचेज नहीं, अब वो अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा नहीं रहे, लेकिन उनके पास में ना कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे इसी कंपनी, या ठीक है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे, और कंपनी ने अब उन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के जगह पर इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, और बाय डिफॉल्ट नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग 23 से बढ़ के 25 या उससे ज्यादा हो गई, या फिर 23% शेयर होल्डिंग है नाना पाटेकर की। अब कंपनी ने क्या किया? बोनस शेयर्स इशू कर दिए, उसकी वजह से नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई। या फिर सपोज कीजिए कि कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स बायबैक कर लिए, बायबैक करने की वजह से कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो गई, लेकिन नाना पाटेकर ने अपने शेयर्स बेचे नहीं थे, नाना पाटेकर ने उतने ही शेयर्स थे जो पहले, लेकिन कंपनी की शेयर होल्डिंग कम हो गई, तो बाय डिफॉल्ट नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई। भाई आज अगर सपोज करो नाना पाटेकर के पास में 23% शेयर्स वो इसलिए हैं क्योंकि कंपनी के पास में टोटल 10 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए हुए थे, उसमें से 23 नाना पाटेकर के पास में। आज कंपनी ने अपने शेयर वापस परचेज कर लिए पब्लिक से, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, नाना पाटेकर ने शेयर्स नहीं बेचे, तो बाय डिफॉल्ट नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई ना, नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग तो बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोग जो पहले कंपनी के शेयर होल्डर थे वो छोड़कर चले गए, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो गई क्योंकि कंपनी ने बायबैक किया। नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग, नाना पाटेकर ने अपने शेयर बेचे नहीं थे, उसके पास पहले जितने थे आज भी उतने, बाय डिफॉल्ट उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। इसका मतलब है नाना पाटेकर रेगुलेशन 3 की तरह जानबूझ के शेयर्स परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग 25 से ज्यादा हो रही है क्योंकि कंपनी, उसने कंपनी के कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्ड किए हुए थे, बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीज हो गए, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई, या प्रेफरेंस शेयर्स थे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, या कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए तो शेयर होल्डिंग बढ़ गई, या फिर कंपनी ने खुद ने अपने शेयर्स वापस बायबैक कर लिए, कंपनी की शेयर होल्डिंग कम हुई तो नाना पाटेकर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई। होता है ना, जैसे आज सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 लोग पार्टनर हैं, तो तीनों के अंदर जो प्रॉफिट शेयर होता है वो 33% 33 33 ऐसे होता है,
अब सोचो उसमें से एक पार्टनर चला गया, तो अब दोनों के बीच में कैसे प्रॉफिट शेयर होगा? 50% 50%। मतलब किसी के जाने से इनका प्रॉफिट बढ़ा ना। उसी तरह से अगर कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, कंपनी ने बायबैक कर लिए, तो इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। रेगुलेशन 4 जो है वो ये बोलता है कि अगर रेगुलेशन 3 के अंदर आप जो पढ़कर आए हो, जहां पर एक्वायरर जानबूझ के शेयर परचेज कर रहा था, रेगुलेशन 3(1) या 3(2) के अंदर, उनको उनमें तो ओपन ऑफर लिया है, उनके अलावा किसी और दूसरी तरीके से कन्वर्टेबल डिवेंचर कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए, बोनस शेयर्स मिल गए, कंपनी ने बायबैक कर लिया, किसी और दूसरी तरीके से अगर एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो भी पब्लिक अनाउंसमेंट लाना पड़ेगा। तो अब सुनो बच्चे, अब सुनो जो मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि टेक ओवर के अंदर, टेक ओवर कोड के अंदर कब लेकर आना पड़ता है ओपन ऑफर, तो सर एक तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 जब एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो रही है, एक रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 जब ऑलरेडी 25 या उससे ज्यादा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5% या उससे ज्यादा हो रही है, या फिर रेगुलेशन 4 जब इन दोनों के अलावा, मतलब यहां तो वो जानबूझ के परचेज कर रहे थे, इन दोनों के अलावा किसी और तरीके से शेयर होल्डिंग बाय डिफॉल्ट 25 या उससे ज्यादा हो रही है, ओपन ऑफर लाना पड़ता है। ओपन ऑफर कितने शेयर्स के लिए आता है? 26% शेयर्स के लिए आता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, वो मैं आपको यहां पर समझा चुका। बच्चों इतना डीप में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब अगर जितना अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ाया है, पहली क्लास में हमने बहुत ही डीप में पूरे एग्जांपल्स के साथ में देखो एक एक चीज पढ़ी थी, टेक ओवर क्या होता है, टेक ओवर के टाइप्स क्या होते हैं, एक एक चीज पढ़ी थी। और आज की क्लास में हमने 2 रेगुलेशन पढ़ी, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 सब रेगुलेशन 2 रेगुलेशन 4। रेगुलेशंस को ध्यान में रखोगे तो आपको प्रोविजन और अच्छे से याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स एक बार आप लोग पहले यहां तक पढ़िए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सिर्फ बुक से पढ़ोगे ना, बिना क्लास के सिर्फ बुक से पढ़ोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अच्छे से अच्छे लोगों को ये समझ में नहीं आता, बड़ी बड़ी कंपनीज को समझ में नहीं आता। सीएमए के अंदर तो फिर भी ये चैप्टर जो है वो कम दिया है, हालांकि कम दिया है, उसका नुकसान ये है कि कहीं से कुछ भी उठाकर दे दिया, कहानी नहीं बन रही है। बच्चा पढ़ेगा वो बोलेगा भाई ये क्या लिख रहा है यार, कभी कुछ भी आ जाता है, कहानी बनी नहीं रही है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर कहानी बनाकर पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर डीप में जाकर पढ़ रहे हैं, और हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, क्योंकि फाइनल में पढ़ रहे हो स्टडी मटेरियल के बाहर से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, अगर क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है तो भी हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज स्टूडेंट्स? तो बच्चों एक बार यहां तक आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो यहां तक आप लोग पढ़िए, फिर हम आगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ओपन ऑफर लाने की क्या कंडीशंस होती हैं, कौन ओपन ऑफर लेकर आता है, कितने दिनों के लिए ओपन ऑफर आता है, कितने दिन तक वो ऑफर ओपन रहना जरूरी है, वो सब चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो एक बार यहां तक आप लोग पढ़कर आइए बच्चों। क्लियर है ये चीज? चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।